हेलो स्टूडेंट्स। डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन राजस्थान द्वारा संचालित इस बहुआयामी यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आप सभी का स्वागत है। और आज बायोलॉजिकल साइंस से जुड़े हुई विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जहां से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटी छोटी बातें क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती हैं, तो उन्हीं बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए आज मैं आपके साथ इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहा हूँ एल्गल सेल वॉल और इससे जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि शैवालों में जो कोशिका भित्ति है उसको लेकर के कितने प्रकार के वेरिएशंस हमें मिल सकते हैं, और शैवालों का बाकी जो दूसरे ग्रुप हैं प्लांट्स के, उनके शैवाल उनकी कोशिका भित्ति के साथ में किस प्रकार का कंपैरिजन और कंपैरिजन से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो उन सभी बातों को इंक्लूड करते हुए ये वीडियो लेक्चर आपके साथ साझा किया जा रहा है। तो आई होप यहाँ से काफ़ी सारे जो सिंपल बट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको एक साथ यहाँ पे मिल भी जाएंगे, और आप जब इनको तैयार करेंगे तो होपफुली आपकी जो एग्जामिनेशंस है वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहने की पूरी उम्मीद है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम पूरे प्लांट कम्युनिटी को एक साथ देखें तो सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑन प्लांट सेल, कि जितने भी पादप कोशिकाएं होती हैं उन सभी पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर की कवरिंग के रूप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कोशिका भित्ति प्रकृति की दृष्टि से, अपनी नेचर की दृष्टि से डेड होती है। यहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस है वो इसकी नहीं होती हैं। तो सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग तो है बट इट इज़ डेड इन इट्स नेचर। सेल वॉल इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लास्ट, की कोशिका का जो जीवित जीव द्रव्य होता है सेल वॉल उसका भाग नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर का जितना भी भाग है वो लिविंग प्रोटोप्लास्ट में काउंट किया जाता है, सेल वॉल इसमें काउंट नहीं होती है। इन जनरल प्लांट सेल वॉल इज़ कंसिडर्ड टू मेड अप ऑफ सेलुलोज, की जैसा कि हम एक पूरे किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं प्लांट्स के एक साथ कलेक्टिवली अगर प्लांट्स की बातें करते हैं तो हम वहाँ पे ये बताते हैं कि जो पादप कोशिका भित्ति है वो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जब आगे इसी वीडियो में बात करेंगे तो बहुत सारा वेरिएशंस हैं, डेविएशंस भी हमें मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी करनी है। बट ओवरऑल पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, ऐसा हम जनरली कहते हैं। सेल वॉल हैज़ ग्रेट वेरिएशन अमंग वेरियस ग्रुप्स, जो हम अब बातें करने जा रहे हैं कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर कोशिका भित्ति को लेकर के बहुत बड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की, तो इन सभी पौधों के अंदर जो कोशिका भित्ति है उसका मुख्य संगठन सेलुलोज होता है, और सेलुलोज के साथ में जो दूसरे पॉलीसेकेराइड्स है ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सेलुलोज अपने आप में भी एक पॉलीसेकेराइड ही होता है। नीचे सेलुलोज का जो एम्पेरिकल फार्मूला है कि आप इसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं वो भी बताया हुआ है कि C6H10O5 का एक प्रकार का बहुलक होता है सेलुलोज। और दूसरी ख़ास बात हमें ये भी ध्यान रखनी होती है कि कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर सेलुलोज में ग्लूकोज इकाइयों के बीच में बॉन्डिंग का पैटर्न क्या होता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो डी ग्लूकोज होता है उसकी इकाइयों के बीच में β1,4 डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो प्रेजेंट होना है, कि β1,4 लिंकेज इनकी इकाइयों के बीच में जब प्रेजेंट होता है तो उसी के क्रमबद्ध जुड़ने की वजह से स्ट्रैट चेन्स के रूप में सेलुलोज का जो पॉलीसेकेराइड चेन है उसकी फॉर्मेशन होती है। अदर दूसरी एंगल से देखें तो पूरे ग्लोब के ऊपर मिलने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला, अधिकता के साथ मिलने वाला जो कंपाउंड है उसके रूप में हम सेलुलोज को जानते हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करें कि फंजाई की देखा जाए तो अगर कवकों की कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में हमने कहा कि सेलुलोज या दूसरे पॉलीसेकेराइड होंगे, जबकि फंजाई के अंदर काइटिन से बनी होती है। काइटिन अपने आप में एक पॉलीमर ही होता है जैसे ग्लूकोज होता है, लेकिन यहाँ पे जो इकाई होती है वो ग्लूकोज ना होकर के ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। ग्लूकोज का डेरिवेटिव जो होता है उसको हम बोलते हैं एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन, कि ग्लूकोज के साथ में एन एसिटिल और एमाइन ग्रुप हैं वो जुड़े रहते हैं,
नीचे फिगर में हम इसको जूम करके भी देखेंगे कि एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन जो इकाइयाँ होती हैं उनके बीच में जो लिंकेज का पैटर्न होता है दैट इज़ अगेन बीटा 1,4 लिंकेज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेलुलोज में भी यही पैटर्न है और काइटिन में भी यही पैटर्न है, बट सेलुलोज की इकाई ग्लूकोस है और काइटिन की इकाई है वो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन। इसका एम्पेरिकल फार्मूला C8H13O5N का ये पॉलीमर होता है। तो आप एम्पेरिकल फार्मूला भी इनके ध्यान रखेंगे कि कई बार ऐसे फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पे से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। अगर हम काइटिन की और बातें करें तो ऑल्सो इन द एक्सोस्केलेटन जो बाह्य कंकाल होता है उसमें मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ऑफ आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिलेगा, सच एज क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट्स के अंदर मिलेगा, उनके जो विंग्स हैं उनमें मिल जाता है। द रेडिल्यू ऑफ द मोलस्कस है उनमें मिलेगा। सिफेलोपोड बीक्स जो होती हैं उनमें हमें काइटिन देखने को मिलेगा। इवन जो फिशेज हैं और जो लिस एम्फीबियंस हैं उनके जो स्केल्स होते हैं उन स्केल्स का जो कंपोजिशन है वो भी काइटिन से ही बना होता है, यानी कि फंगल सेल वॉल का कंपोनेंट तो होता ही है। इसके अलावा जो हमारे ऑर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मोलस्क हैं, चाहे सिफेलोपोड्स हैं या फिशेज हैं, लिस एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर भी हमें काइटिन देखने को मिलेगा। काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर हो जाता है। ग्लूकोज नंबर 1 अबंडेंट होता है, काइटिन उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है। अगर हम बात करें कि ग्लूकोज एमाइन या एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन को हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर वाइज समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पे जूम करके देख लेते हैं एक बार कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। कि ग्लूकोज की सेकंड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, जबकि एन एसिटाइल जो इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एरो से दिखाया हुआ है वहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर जो OH होता है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप, और अमीनो ग्रुप के साथ में भी यहाँ पे COCH3 जो जुड़ा हुआ है दिस इज़ द एसिटिल ग्रुप। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन को देखा जाए तो ग्लूकोज का ही एक प्रकार का डेरिवेटिव है। जब इसकी इकाइयाँ आपस में बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ती हैं तो पॉलीमर का नाम काइटिन हो जाता है, अदरवाइज पॉलीमर का नाम है वो सेलुलोज होता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है उसका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ नॉन एज पेप्टिडोग्लाइकॉन बोलेंगे, या हम इसको दूसरा नाम जो म्यूरिन होता है वो भी इसके लिए यूज़ करते हैं। तो एल्गी का सेलुलोज रहा, फंजाई के लिए काइटिन रहा, और बैक्टीरिया के लिए पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरिन बोलेंगे। यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है वो भी काइटिन और सेलुलोज की तरह ही एक पॉलीमर है, लेकिन यहाँ पे पॉलीमर के अंदर हम देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग रेसिड्यूज होते हैं कि वन आफ्टर वन एकांतर जो क्रम होता है उसमें क्या जुड़े रहेंगे, बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन जो काइटिन का मोनोमर होता है वो, जिसे अपन शॉर्ट में NAG से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा इसके अल्टरनेट में आएगा दैट इज़ एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन को बनाने में दो चीज़ें पार्टिसिपेट होती हैं, वन इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन और दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, जिनको हम NAG एंड NAM के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके बीच में जो लिंकेज होता है दैट इज़ अगेन बीटा 1,4 लिंकेज, और चैन के अंदर NAG उसके बाद में NAM फिर NAG फिर NAM, इस प्रकार से ये अल्टरनेट क्रम में प्रेजेंट रहते हैं। और क्या होता है कि अटैच टू द एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, जो म्यूरेमिक एसिड वाला कंपोनेंट है उसके साथ में क्या जुड़े रहेगा, इज ए पेप्टाइड चेन ऑफ 3 to 5 अमीनो एसिड। तो 3 से लेकर के 5 अमीनो एसिड की एक छोटी सी पेप्टाइड चेन जिसको हम ओलिगोपेप्टाइड चेन बोल सकते हैं वो NAM के साथ में अटैच रहती है। तो अगर इस फिगर को हम जूम करके देखें तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये जो सीधी लाइनें दिखा रखी हैं, यहाँ पे एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो येलो कलर से दिखा दिया, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन जिसको रेड कलर से दिखाया, तो अल्टरनेटिंग पोजीशन इनकी होती है कि एक बार NAG आएगा फिर NAM आएगा, और जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होते हैं उनके साथ में ये छोटी छोटी जो डॉट्स दिखा रखे हैं दैट रिप्रेजेंट टू अमाइनो एसिड्स। तो और ये अमाइनो एसिड की छोटी छोटी ओलिगो चैन्स हैं, ये आपस में इंटरलॉक्ड रहती है, तो इनकी वजह से एक प्रॉपर मैस लाइक स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी, और ये मैस एक जो रिजिडनेस होती है, सेल वॉल की जो दृढ़ता होती है, जो रेजिस्टेंस पावर होती है, वो इसको ये प्रोवाइड कराती है। इसके बाद में हम एक दूसरे ग्रुप की बात करते हैं दैट इज़ आर्किया, कि जो बैक्टीरिया हैं उन्हीं की तरह ये भी काफ़ी
डाइवर्स हैबिटाट्स में मिलने वाले माइक्रोब्स हैं आर्किया, लेकिन ये उनसे थोड़े से मोस्ट प्रिमिटिव कैटेगरी में भी काउंट होते हैं। और दूसरे तरीके से देखें तो जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, वेरियस एक्सट्रीम कंडीशंस और एक्सट्रीम इकोलॉजिकल कंडीशंस में मिलने वाले जो प्रोकैरियोट्स हैं, दे आर मोस्टली आर्कियल लिनेजेस से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो आर्किया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन वहाँ पे हमें ऑल टुगेदर एब्सेंट मिलेगा, कि वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है आर्किया वाला, कि यहाँ पे सारी चीज़ें ही डिफरेंट हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं है। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा स्यूडोम्यूरिन, तो वहाँ पे हम म्यूरिन बोल देते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन को, यहाँ पे है स्यूडो। स्यूडो का मतलब रियल वाला नहीं होता है। क्या अंतर होता है कि एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन यूरोनिक एसिड। तो यूरोनिक एसिड जो होता है वो एक्चुअल में ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव होता है। जो शुगर्स होते हैं उनके ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव के रूप में यूरोनिक एसिड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोमर था एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, वो कन्वर्ट हो गया है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन यूरोनिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि NaM की जगह पे उसका यूरोनिक एसिड डेरिवेटिव है वो मोनोमर के रूप में प्रेजेंट होता है। लिंकेज की बात करेंगे तो लिंकेज का पैटर्न यहाँ पे डिफरेंट हो गया कि बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा, ना कि यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज देखने को मिलेगा। तो ऊपर हमने सारे जो लिंकेज थे वो बीटा 1,4 देखे हैं, लेकिन यहाँ पे बीटा 1,3 लिंकेज है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है क्वेश्चंस के लिए। क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइड्स जो होंगी वहाँ पे एल अमीनो एसिड्स होते हैं रेदर देन डी अमीनो एसिड्स एज दे आर इन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जैसे डी अमीनो एसिड्स हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मोस्टली कौन से मिलेंगे, एल अमीनो एसिड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद में और एक ख़ास चीज़ होती है कि हमें यहाँ पे या तो स्यूडोम्यूरिन देखने को मिलेगा, या सल्फ़र कंटेनिंग जो सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स हैं वो मिल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिल सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो सतह के ऊपर पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज सरफेस लेयर प्रोटीन्स और एस लेयर प्रोटीन। ये भी हमें आर्किया की सेल वॉल में देखने को मिल सकती है। तो ये तो यहाँ तक बात हुई कि जो मेजर जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर हमें जो सेल वॉल है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर टॉपिक, यानी कि जो एल्गल क्लासेज हैं उन एल्गल क्लासेज में सेल वॉल का कंपोजिशन किस प्रकार से हमें वेरी करता हुआ देखने को मिलेगा, और कौन कौन सी बातें हमें क्लास स्पेसिफिक पैटर्न के रूप में तैयार करनी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी के रूप में भी जानते हैं। क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल है उसमें अगर हम इनर सेल वॉल की बात करें तो वो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जो आउटर लेयर है उसके अंदर पैक्टोज प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा जो क्लोरोफाइसी का ही एक ऑर्डर है वोल्वो कैली, जिसमें वोल्वोक्स आपका जो मेंबर है, BSc MSc क्लासेज में मोस्टली स्टूडेंट्स वोल्वोक्स को पढ़ते भी हैं, तो उसका जो ऑर्डर है दैट इज़ वोल्वो कैलीज। तो वोल्वो कैलीज के कुछ मेंबर्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो भी प्रेजेंट हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट के साथ में जब प्रोटीन का पार्ट जुड़ जाता है तो उस मिक्सअप को हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के साथ में जब लिपिड जुड़ जाता है तो उनको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। इसके अलावा हमें मैनन्स भी मिल सकते हैं। मैनन भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, जहाँ पे मोनोमर के रूप में मैनो शुगर होती है, और मैनो शुगर जब आपस में बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ करके पॉलीमराइजेशन करती हैं तो हम उस बहुलक को मैनन्स बोलते हैं। और जो मैराइन ग्रीन एल्गी हैं जैसे कि कोडियम है, डेसिक्लेडस है, एसिटाबुलारिया है, इनकी सेल वॉल के अंदर हमें मैनन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्लोरोफाइसी में सेलुलोज इनर कोशिका भित्ति जो होती है, अंदर की जो परत होती है उसको बनाता है। आउटर में हमें पैक्टोज भी मिल सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मिल सकते हैं वोल्वो कैलीज के केस में, या जो कुछ मैराइन ग्रीन एल्गी हैं उनके केस में हमें मैनन्स भी देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कैरोफाइसी, जहां हम जो स्टोन वर्ड्स हैं मोस्टली हम, हालांकि पूरे ग्रुप के लिए हम स्टोन वर्ड अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली बच्चे जिन मेंबर्स को कैरोफाइसी में पढ़ते हैं दे आर कारा निठेला। तो कारा के लिए हम उसके एज ए निकनेम्स स्टोन वर्ड को यूज़ करते हैं। तो हम समझने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि कैरोफाइसी के अंदर वो सभी मेंबर इंक्लूड हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टोन वर्ड्स। इनके अंदर हमें सेलुलोज भी मिलेगा, और बीटा 1,3 लिंकेज वाले ग्लूकैंस हैं ये भी हमें देखने को मिल सकते हैं।
इसके अलावा हेमी सेलुलोजिक पॉलीमर्स के रूप में जाइलोग्लूकेन्स हैं, मेनन्स हैं, जाइलेंस हैं, ये भी देखने को हमें इनकी सेल वॉल में मिल सकते हैं। पैक्टिन भी मिलेगा, मिक्स्ड लिंकेज ऑफ ग्लूकेन्स, जैसा कि इन लाइक ग्रासेस, इन म्यूगेटिया, जिग्निमा, स्पायरोगायरा। कैरोफाइसी के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जैसे कि जिग्निमा है, स्पायरोगायरा है, इनके अंदर हमें हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, ये सब मिलेंगे। मिक्स्ड ग्लूकेन्स हैं, ये भी मिलेंगे। और ऐसी चीज़ें कि मिक्स्ड ग्लूकेन्स का मिलना, पैक्टिन का मिलना, ये सामान्य रूप से जो ग्रासेस की जो कोशिका भित्ति होती है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो कैरोफाइसी का ये जो करैक्टर है कि पैक्टिन्स और मिक्स्ड लिंक ग्लूकेन्स का मिलना, ये इसकी कोशिका भित्ति को जो घासें होती हैं, ग्रासेस जो होती हैं, उनकी कोशिका भित्ति के साथ में इसका जो लिंकेज है ये बताता है। लिग्निन लाइक कंपाउंड्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं इन सेवरल स्पीसीज ऑफ द जीनस कोलियोकीट। तो जो कोलियोकीट है, जिसको अपन हेटरोट्राइकस थैलस के रूप में भी हम जानते हैं, तो कोलियोकीट की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें लिग्निन लाइक कंपाउंड्स भी हमें सेल वॉल कंपोनेंट के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी जो कुछ खास बातें कि जैसे हेमीसेलुलोज मिल रहा है, पैक्टिन मिल रहा है, मिक्स्ड ग्लूकेन्स मिल रहे हैं, लिग्निन लाइक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, दीज ऑल फीचर्स कि हेमीसेलुलोज का पाया जाना, पैक्टिन का पाया जाना, लिग्निन जैसी चीज़ों का पाया जाना, ये सेल वॉल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा रिजिडिटी, एक्स्ट्रा अडेप्टेशंस प्रोवाइड कराते हैं। तो कैरोफाइसियंस हैव सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक दैट प्री अडेप्टेड देम फॉर सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन ऑफ द लैंड। कि जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बातें आती हैं कि लाइफ है वो पानी से टेरिस्ट्रियल हैबिटाट की तरफ शिफ्ट हुई है। और वहाँ पे हम जो कैरोफाइसी के मेंबर्स हैं, सेवालों के अंदर जो कैरोफाइसी के मेंबर्स हैं, उनको हम एंसेस्टर्स के रूप में लेते हैं। कि शुरुआत के अंदर कैरोफाइसी के मेंबर्स हैं, उनमें कुछ फीचर्स डेवलप हुए हैं जिनकी वजह से जो स्थलीय पौधे हैं उनका बाद में विकास हुआ है। तो स्थलीय पौधों के एंसेस्टर्स के रूप में हम कैरोफाइसियंस को लेते हैं। और ये जो खास बातें हमने देखी कि हेमीसेलुलोज है या पैक्टिन है या लिग्निन जैसे कंपाउंड्स इनमें हमें मिल जाते हैं, तो ये चीज़ें इनको प्री अडेप्ट करती हैं, पहले से रहने लायक बनाती हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटाट्स के ऊपर कॉलोनाइज करने के लिए। इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके रूप में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो एंसेस्टर्स है लैंड प्लांट्स के सेवालों का वो ग्रुप हो गया जिनसे लैंड प्लांट्स की संभवतः उत्पत्ति हुई होगी, तैयार कैरोफाइसी मेंबर्स। और इनकी सेल वॉल के कुछ करैक्टर्स हैं जो हमें ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि ये डेफिनेटली लैंड प्लांट्स के एंसेस्टर्स हैं वो रहे होंगे। देन आफ्टर हम बात करते हैं जेंथोफाइसी, जिनको हम येलो ग्रीन एल्गी के रूप में भी जानते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और इनका जो सेल वॉल फीचर्स होते हैं दे आर क्लोजेस्ट रिलेटिव टू द ब्राउन एल्गी। तो जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं उनके साथ में इनके जो मोस्टली करैक्टर्स हैं वो जेंथोफाइसी के रिजेंबल करते हैं। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है दैट इज बेसिलेरियोफाइसी, और जहाँ पे मोस्टली जो हमारे डाइटम्स हैं वो इंक्लूड हैं। डाइटम्स के लिए हम इनके दूसरे जो नेम है इनको जेबल्स ऑफ सी भी कहा जाता है, लिविंग ओपाल्स भी इन्हीं का नाम है। तो काफ़ी इनका जो अट्रैक्टिव लुक जो होता है, दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, और इसी सुंदरता की वजह से इनको जेबल्स ऑफ सी या लिविंग ओपाल्स के रूप में जाना जाता है। ख़ास बात ये होती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल एक ख़ास बनावट बनाती है, और उस ख़ास बनावट का नाम फ्रस्चूल होता है। और इस फ्रस्चूल के अंदर मेनली जो सिलिका है, सिलिका और बेटर टू से जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फॉर्म होता है, तो वो इसकी सेल वॉल के अंदर जमा होता है। तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो सिलिका है वो इनकी कोशिका भित्ति में काफ़ी सारी लगी रहती है या प्रेजेंट होती है। तो सिलिका का जमाव इनकी कोशिका भित्ति में हमें देखने को मिलेगा। और इनकी जो कोशिका भित्ति जिसमें सिलिका का जमाव होता है, इसकी वजह से इनकी सेल वॉल का जो बनना है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है। कि एक सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति बनती है उसमें फोटोसिंथेसिस से इनपुट ज़्यादा देना पड़ता है सिस्टम को, जबकि सिलिका वाली जो सेल वॉल बनती है उसमें एनर्जी इनपुट कम होता है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट एक प्रकार की मैकेनिज्म होती है कि जब ये सिलिका वाली कोशिका भित्ति बनाते हैं तो इनको
मेटाबॉलिक लॉसेस कम करने पड़ते हैं और एनर्जी को ये काफ़ी सारा बचा लेते हैं, इसीलिए बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो डाइटम्स हैं वो मोस्टली जो ओशन जो बॉटम होता है, समुद्र के जो पैंदे होते हैं, वहाँ पे लगातार उनका जब डेड सेल्स जमा होती रहती हैं तो उनकी वजह से जो डिपोजिशन क्रिएट हो जाता है, जो उनका जमाव बन जाता है, उस जमाव को हम डायटेमिशियस अर्थ के रूप में जानते हैं, जो इसको हम इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं। मोस्टली जो केमिकल फिल्ट्रेशंस होते हैं वहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिलरियोफाइसी के अंदर ख़ास चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका पाई जाती है। तो सिलिका का पाया जाना या सिलिका का जमाव होना या हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पाया जाना बेसिलरियोफाइसी या डायटम्स का करैक्टर होता है। देन हम नेक्स्ट क्लास की बात करें तो दैट इज़ फियोफाइसी, जिन्हें हम भूरे शैवालों के रूप में जानते हैं। इनकी इनर सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। आउटर लेयर के अंदर स्पेसिफिक कंपाउंड दैट इज़ एल्जिन ये प्रेजेंट रहेगा। एल्जिन को हम एल्जिनिक एसिड के रूप में भी बोल सकते हैं कि एल्जिनिक एसिड इज ए लीनियर कोपॉलीमर ऑफ 1,4 लिंक्ड बीटा डी मैन्यूरेट। मैन्यूरोनेट का मतलब है कि मैन्यूरोनिक एसिड का आयन। इसी प्रकार से अल्फ़ा एल ग्लूरोनेट यानी कि जो ग्लूरोनिक एसिड है उसका आयन, ये आपस में 1,4 लिंकेज के द्वारा जुड़े रहेंगे और कोपॉलीमर यानी कि एक बार मैन्यूरेट आएगा, दूसरी बार ग्लूरोनेट आएगा और ये कोपॉलीमर आपस में जुड़ करके जो चेन बनाते हैं दैट इज़ एल्जिन। और एल्जिन का पाया जाना ये फियोफाइसी की सेल वॉल का इम्पोर्टेंट करैक्टर है और जिसको मोस्टली या बहुत सारी बार क्वेश्चंस के अंदर पूछा भी जाता है कि जो फियोफाइसी की सेल वॉल है उसका जो मुख्य कंपोनेंट होता है, तो वहाँ पे अगर एल्जिन आता है तो भी आप इसको राइट करेंगे और एल्जिनिक एसिड आएगा तो भी आप इसको राइट करेंगे कि उनकी जो मोस्टली जो आउटर भित्ति होती है कोशिका की जो बाह्य परत होती है उसमें एल्जिन या एल्जिनिक एसिड का मिलना इनका मुख्य करैक्टर रहता है। देन हम नेक्स्ट जो लाल शैवाल रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो उनके अंदर भी अंदर की भित्ति तो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर सेल वॉल के अंदर एग्रोस या एग्रोपैक्टिन पाया जाता है। एग्रोस के साथ में जब पैक्टिन जुड़ जातेगा तो उसको अपन एग्रोपैक्टिन बोलते हैं। पैक्टिक एसिड जब उसके साथ में जुड़ा रहता है तो एग्रोपैक्टिन हो जाएगा। अगर हम एग्रोस को देखें तो एग्रोस इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग एग्रोबायोस। एग्रोबायोस अपने आप में एक डाइसेकेराइड होता है और एग्रोबायोस को अगर हम देखें तो उसमें एक तो इकाई गैलेक्टोज यानी कि डी गैलेक्टोज होता है और दूसरी इकाई होता है 3,6 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोपायरेनोज। तो एक गैलेक्टोज और एक गैलेक्टोपायरेनोज के जुड़ने से एगेरोबायोस बनेगा और ऐसे एगेरोबायोस बार बार जुड़ करके जो चैन बनाएंगे उस चैन का नाम एगेरोस होगा। और ये एगरोस वही पॉलीमर है जो पानी के साथ मिलकर के एक विस्कस जेली जैसा सिचुएशन बनाता है, जिसको अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेड एल्गी हैं वो अगार अगार के जो सोर्स होते हैं या एगरोस के जो सोर्स होते हैं वो इनकी सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं इन्हीं की वजह से होता है। इसके अलावा मैनन्स जो कि हमने क्लोरोफाइसी में भी देखे थे कि जो मैनोस के पॉलीमर हैं मैनन्स, वो भी हमें रोडोफाइसी के कुछ मेंबर्स जैसे कि पोरफायरा है, बेंगिया है, इनमें देखने को मिल सकते हैं। तो रोडोफाइसी की कोशिका भित्ति खास हो जाती है एग्रोस की वजह से, एग्रोपैक्टिन की वजह से। इनकी सेल वॉल से आगार का निष्कासन किया जाता है, मैनन्स भी पाए जाते हैं। तो दीज आर अगेन इंटरेस्टिंग कि रोडोफाइसी की सेल वॉल है वो भी कॉमर्शियली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट क्लास को अगर हम देखें तो ये हैं नील हरित शैवाल, जिनको हम साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। तो इनकी सेल वॉल कुछ अलग है। ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इनकी सेल वॉल को अगर हम देखें तो इनको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इनकी सेल वॉल के अंदर 4 परतें दिखाई देती हैं, जिनको अपन लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4 बोल सकते हैं। म्यूकोपेप्टाइड टुगेदर विथ कार्बोहाइड्रेट्स। जो म्यूकोपेप्टाइड मिलेगा साथ में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। और इनका जो ओवरऑल कंपोजिशन होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके साथ में रिजेंबल करता है। तो ये तो बातें रही कि हमारे पास जो मैन एल्गल क्लासेज हैं उन एल्गल क्लासेस के अंदर सेल वॉल को लेकर के अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन से चीफ कंपोनेंट्स हैं, कौन से स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं
और उन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के अंदर उनका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, उनकी मोनोमर इकाइयाँ क्या होती हैं, बॉन्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं और स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, ये सारी हमने यहाँ पे अलग अलग क्लासेस को लेकर के डिस्कस की। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं जो भी आपको ध्यान रहने चाहिए कि सम अदर स्पेशल पॉइंट्स टू लर्न। एक हम बात करते हैं वाटर मोल्ड्स। ये मोस्टली जो प्लांट पैथोजेनिक जो फंगस होते हैं जिनको हम मोस्टली पहले oomacetes के अंदर रखते थे, लेकिन अब इनको इनकी कोशिका भित्ति की करैक्टर्स की वजह से oomacetes में ना रख करके इनको अब कहाँ रखा जाता है, नाउ एज हेट्रोकॉन्ट्स। और हेट्रोकॉन्ट्स क्या है, ब्राउन एल्गी और डाइटम्स का जो ग्रुप होता है उनके लिए हम हेट्रोकॉन्ट्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो हेट्रोकॉन्ट्स के साथ में इनको शामिल किया गया है। इनके सेल वॉल के अंदर पहले इनको फंगस के साथ में ही oomaceae फंजाई की ही क्लास के रूप में हम इसको पढ़ते थे, लेकिन अभी इसको वहाँ से हटा करके हेट्रोकॉन्ट्स में शिफ्ट कर दिया गया। तो इनकी सेल वॉल को अगर हम देखें तो सेलुलोज प्रेजेंट होता है एंड ग्लूकेंस रेदर देन काइटिन। तो फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन हो जाएंगे कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की ना होकर के किनसे होगी, सेलुलोज या दूसरे जो ग्लूकेंस होते हैं उनसे बनी होती है। एक अलग चीज़ भी होती है कि ऑल्सो कंटेन हाइड्रोक्सीप्रोलिन। हाइड्रोक्सीप्रोलिन देखा जाए तो प्रोलिन जो अमीनो एसिड होता है, प्रोलिन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है कि एक व्युत्पित उत्पाद होता है कि जब उसके साथ में OH ग्रुप जुड़ जाता है तो ये हाइड्रोक्सीप्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सीप्रोलिन है वो रिजिडनेस जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, क्रॉस लिंकिंग जो होती है उसके काम आता है। जैसे कि हम सरफेस प्रोटीन्स के रूप में या जो फाइब्रिल प्रोटीन्स हैं उनके रूप में जब कोलेजन फाइबर्स की बात करते हैं तो कोलेजन फाइबर्स के अंदर भी हाइड्रोक्सीप्रोलिन जो हमारे मसूड़ों की मांसपेशियों को जो मजबूती मिलती है वो हाइड्रोक्सीप्रोलिन उन फिलामेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन प्रोटीन को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग का काम करता है। तो ये भी इनकी सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही वाटर मोल्ड्स या सारे ही oomacetes हैं उनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज ही पाया जाता है। कुछ ऐसे भी मेंबर यहाँ पे आपके पास हैं जिनकी सेल वॉल में अभी भी काइटिन ही मिलता है कि सम जनरल विद द काइटिन ऑल्सो, जैसे कि एक्लिया है, सैप्रोलैग्निया है, तो इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज ना होकर के काइटिन ही होता है। दूसरा एक और भी आपको ध्यान रखना है कि फंगस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्लिया है, सैप्रोलैग्निया है, ये एक्वेटिक फंगस के भी एग्जाम्पल हैं कि पानी में मिलने वाले फंजाई के एग्जाम्पल्स के रूप में भी आप इनको ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट ग्रुप को अगर हम देखें तो दीज आर स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम का मतलब जो चिपचिपे से होते हैं और इनको डिक्टियोस्टेलिड्स भी बोलते हैं। मोस्टली ये यूनिसेलुलर अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं, अमीबा जैसी जिनकी सेल वॉल फिक्स नहीं होती है, तो दे आर अमीबॉइड स्ट्रक्चर। स्यूडो स्ट्रक्चर, स्यूडोपोड लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें भी बनती हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर ही होती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन जब उनको दिए जाते हैं या स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स या जो एडवर्स कंडीशंस जो एनवायरनमेंट को बनाने वाली जब इनको फेस करनी पड़ती हैं तो ये जो एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं ये आपस में गुच्छा बना लेते हैं, उनको बोलेंगे कि एग्रीगेशन खोज करते हैं। ऑन एग्रीगेशन जब ये गुच्छा बनाएंगी तो उस गुच्छे के अंदर एक नीचे स्टॉक जैसी वृंत जैसी संरचना और ऊपर एक स्पोरेंजियम जैसी संरचना है वो बन जाती है। तो वैसे तो जो ये यूनिसेलुलर अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स हैं वो सिंगल सेल जैसी होती हैं, लेकिन ये सोशल अमीबा के रूप में भी हम इसको जानते हैं कि स्टिमुलेशन की प्रेजेंस में ये आपस में जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाने लग जाती हैं, पास पास आ जाती हैं, तो रिप्रोडक्टिव स्टॉक और स्पोरेंजियम इनके अंदर फॉर्म हो जाता है। अगर हम इनके स्पोरेंजियम की बात करें या स्टॉक की बात करें तो सेलुलोज है वो इनकी भित्ति का घटक वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इनका जो स्टॉक बनता है, जो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर लाइक जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो उनकी भित्ति के अंदर भी सेलुलोज हमें देखने को मिलेगा। तो दे आर अगेन स्लाइम मोल्ड्स, लेकिन उनकी कोशिका भित्ति में अभी भी क्या है, सेलुलोज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक अलग से इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हमारे पास oomacetes आए थे कि वो फंगस थे लेकिन सेलुलोज प्रेजेंट है। स्लाइम मोल्ड्स हैं, डिक्टियोस्टेलिड्स हैं, सोशल अमीबा के रूप में पूछा जा सकता है, तो उनके अंदर भी हमें सेलुलोज देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ ग्रीन एल्गी हैं जैसे कि हेलिमेडा है, डेसिक्लेडेल्स के मेंबर्स हैं, या रेड एल्गी के अंदर देखें तो जो कोरलिनेल्स यानी कि जहाँ पे हम कोरल रीफ्स की बातें करते हैं, कोरल रीफ्स को बनाने वाले जो एल्गी हैं वो इस ऑर्डर के अंदर आते हैं।
तो इनकी थैलस के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने से ऐसा लगता है कि जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के अंदर बंद हो गए। तो एनकेस का मतलब उनके अंदर ये ऐसा लगता है इसमें छिप गए हों। तो कैल्शियम कार्बोनेट से जमी हुई जो परत है वो हमें जो ग्रीन एल्गी हैं जैसे कि हेलमेडा डेसिक्रेडर्स के मेंबर्स या जो कोराल रीफ्स हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। तो कोराल रीफ्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो गोल्डन एल्गी होते हैं गोल्डन एल्गी की अगर हम बात करें तो उनके अंदर एक ख़ास स्ट्रक्चर बनती है, उसको अपन लोरिका बोलते हैं। और ये लोरिका एक्चुअल में सेल लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कि जैसे कि हम मेंबर्स की बातें करें तो जब गोल्डन एल्गी की बातें करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्म्स भी हैं जो कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं, और कॉलोनीज़ की बात करें तो वहाँ पे वो डेंड्रॉइड कॉलोनी फॉर्मेट होती है कि कॉलोनी पूरी कॉलोनी हमें वृक्ष जैसी दिखाई देती है। तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है कि वहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स जब आपस में गुच्छा बना करके कॉलोनी की फॉर्मेशन करती हैं तो ओवरऑल पूरे कॉलोनी के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक कवच लाइक सेल कवच को बोलते हैं, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज लोरिका। तो ये कुछ अलग बातें भी हमने यहाँ पे देखी कि वाटर मॉल्स के एंगल से बातें करें या स्लाइम मॉल्स के एंगल से बातें करें या कैल्शियम कार्बोनेट के एनकेस के एंगल से बातें करें या लोरिका की बातें करें, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हो जाते हैं जो हमें याद होनी चाहिए। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपके साथ कोशिश की कि जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं उनको आप एल्गल क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे कंपैरेटिव याद कर सकते हैं, और बाकी जो दूसरे ग्रुप्स हैं प्लांट किंगडम के उनके साथ में आप इनका कंपैरिजन कैसे याद करें। तो स्पेसिफिक जितने भी पॉइंट्स मोस्टली एग्ज़ाम्स में पुट अप होते हैं या क्वेश्चंस में रखे जाते हैं, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स इस वीडियो में ज़रूर आपके क्लियर हुई होंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होंगी, और आगे भी जो वीडियोज़ हैं वो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज़रूर आएंगे, जिनसे आपका जो ओवरऑल जो बायोलॉजिकल एग्ज़ाम्स हैं चाहे वो किसी भी लेवल के आप एग्ज़ाम्स दे रहे हों, तो सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए जो हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए वीडियोज़ आपको लगातार यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो ओके देन, थैंक यू सो मच।